Hey, hello everyone, back again and welcome you all to my classes, that is Roma Ma'am classes in collaboration with Ade Guerrilla team. और जैसे कि मकसद बिल्कुल वही है, अंग्रेजी की चीज़ों को, उनके पॉइंट्स, टिप्स, ट्रिक्स को आप तक इतना इजी फॉर्म में पहुंचाना कि अगली बार जब इधर रिंकल्स पड़े तो एटलीस्ट इंग्लिश वजह नहीं हो। और इसके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रोमा मैम। इसके पहले वाले चैप्टर में हम इसके पहले वाले वीडियो में एक्चुअली हमने बिगिन किया था डिटर्मिनर्स के बारे में। अब उसके बारे में क्या था, कितना था, कैसे था, वो बेबी मैं अब फिर से रिवाइज नहीं करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें मुझे मेरी स्टूडेंट्स ने क्लियर करके बताई कि मैम जब आप एकदम रिवाइज करा देते थे ना, पीछे वाला देखने का वो ही नहीं ले जाता क्योंकि आप क्लियर कर देते हो। अब मैं भी आपकी तरह शानी होने वाली हूँ, मैं ये नहीं करने वाली। यू गो एंड वॉच द फर्स्ट वाला वीडियो सो दैट इट गेट्स वेरी क्लियर इनटू योर हेड कि ओके फाइन, ये मतलब होता है डिटर्मिनर्स का। उस डिटर्मिनर चैप्टर में के अंतर्गत मैंने आपको बताया था दो बातों में सबसे ज्यादा यानी घना कंफ्यूजन होता है। और जो वो घना कंफ्यूजन का टॉपिक है वो है मेरा उधर मैं ओके कहाँ पे गॉचा। ना लेट्स सी, अपने को आज जो चेक करने का है वो है आर्टिकल और पोजेसिव, ये चेकआउट करना है। अब इसमें देख लेते हैं गड़बड़ी कहां पे, ये कैसे क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर वाले किन्ने शाणे होते हैं, ये करते क्या है, हल्का सा करते हैं, बहुत इत्तू सा करते हैं, और इस इत्तू वाले में तुम्हारा इत्तू सा नंबर निकल लेता है। चेक करते हैं, आ जाओ। आई लव द ब्लैंक पार्ट। ओके, पहले हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के बारे में क्या करने का है, आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को हम कहते हैं डेफिनेट और एक को हम कहते हैं इनडेफिनेट। ठीक, इसी को कुछ किताबों में जब और किसी चैप्टर में बताते हैं तो कुछ और नाम से लिखते हैं। अब मैं वो नाम लिख रही हूं, आपको वो पता है क्योंकि आपने डिटर्मिनर्स का पार्ट 1 देखा है। डेफिनेट यानी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। इनडेफिनेट मतलब जनरल। अब हम जरा चेक करते हैं ये कौन, क्या, कितना और कैसे। डेफिनेट का मतलब होता है द, ये है बहुकाली आर्टिकल। ये जिसके आगे जुड़ जाता है वो वहां जाकर के ये क्लियर कर देता है कि भैया मैं इसको लेकर श्योर हूं, मैं इनडेफिनेट नहीं हूं, मैं जनरल अभी नहीं कह रहा, मैं क्लियर स्पेसिफिक बात बता रहा। और ये दोनों भाई कहते हैं नहीं भैया, जिंदगी में इतना श्योर हम नहीं हो सकते हैं, हम इनडेफिनेट है। नहीं जानते हो हमको लगा लो, संख्याओं की हम दिक्कत हो रही है हमको लगा लो, नहीं पहचान लो चेहरा हमको लगा लो। राइट, ना द कॉन्सेप्ट इज, इन दोनों का ही मतलब यानी ये भी एक बताने के लिए इस्तेमाल होता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये एक भी हो सकता है या प्लस भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक बताने के लिए, यानी अ और एन का वही इस्तेमाल करें प्रभु जहां पे एक बताना हो। और अब मैं बताती हूँ इसमें हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं। द मिस्टेक दैट वी डू इज मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, अभी इफ आई से द, सो द मीन्स मैं क्लियर हूं उस चीज को लेकर, बट अ और एन का मतलब क्या है, मैं क्लियर नहीं हूं। राइट, द कॉन्सेप्ट इज, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कह रही हूं एग्जाम्पल सी, आई नो अ मैन। राइट, मैं एक आदमी को जानती हूं। अभी द कॉन्सेप्ट इज दिस अ मैन, व्हाई एम आई राइटिंग अ मैन, बिकॉज मे बी ये शख्स जिसकी मैं बात आपसे कर रही हूं हो सकता है वो आपके उस वक्त काम करना हो। मान लीजिए आप मुझसे कह रहे हैं कि रोमा मैम एक वो चाहिए था अपने को, एक ऐसा शख्स, एक टूरिस्ट गाइड चाहिए। आपने कहा एक टूरिस्ट गाइड चाहिए, अब टूरिस्ट गाइड बतेरे हैं, आपने कहा एक चाहिए, तो मैम आई नीड अ टूरिस्ट गाइड, आई नीड अ गाइड। मैंने कहा ओके आई नो अ मैन, मैं एक को जानती हूं। अब इससे पता है मैं क्या कहने का मतलब है, मैं इस शख्स को तो जानती हूं, मगर जो तुम टूरिस्ट गाइड वाली बात कर रहे हो ना, अब पता नहीं यार वो टूरिस्ट गाइड है नहीं है, उसको लेके मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा।
इसलिए मैं क्या कर रही हूं, मैं अ लगा रही हूं, क्योंकि एक तो मैं इंडेफिनिट हूं उसकी जानकारी को लेके, दूसरा मैं एक ही मैन की बात कर रही हूं, एक मैन। तो अब अगर मैं यहां पे इसमें द लगाती हूं तो देखो, आई नो द मैन, तो इसका हिंदी होगा मैं जानती हूं उस आदमी। अब ऐसे समझो, आपने मुझसे बोला मैम आई नीड अ टूरिस्ट गाइड, एक टूरिस्ट गाइड मुझे चाहिए, तो मैंने आपको बोला कि ठीक है, आई नो अ मैन, एक शख्स को मैं जानती हूं, अ मैन यानी दो बातें आपको क्लियर करना, एक तो बंदा सिंगल है, दूसरी चीज मैं क्लियर नहीं हूं उसको लेके कि वो मतलब ये करता भी है या नहीं, टूरिस्ट गाइड में है या गाइडिंग वाइड में है कि नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बोला ओ तरीकी, आई नो द मैन, आई नो द मैन मतलब मेरे जहन में तुरंत ही वो चेहरा आ गया कि हाँ यार वही तो है, आई नो द मैन। ओके, अभी डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, अ लगाने से एक बता रहा है और स्पेसिफिक नहीं है, द लगाने से चेहरा क्लियर है और वो ये भी बता रहा है, एक की तरफ भी इशारा कर रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था कि द जो है वो वन या वन प्लस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां से कुछ कंफ्यूजन निकल के आता है, जो सेंटेंसेस निकल के आते हैं वो यहां से कुछ कई बार कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कैसे, जरा ये देखो, मुंबई इज अ कॉस्टली सिटी। अब इसमें कई लोग होते हैं जिनको लगता है यार यहाँ पे द भी तो हो सकता है, मुंबई इज द कॉस्टली सिटी। अब यहाँ पे दो एरर निकल के आ रहे हैं, दो एरर क्यों निकल के आ रहे हैं, क्योंकि महंगा शहर होने में मुंबई इकलौता थोड़ी है। तो और द कब लगाते हैं, जब हम स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ भाई यही है, यही शहर है जिसने एकदम तबाही मचा के रखी है, पैसा स्प्लोजिंग ये वो सो सब चल रहा है इधर, स्पेंड थ्रिफ्ट है इधर, पैसा एकदम लुटा रहे सब, ऐसा करके। तो ऐसा नहीं है, मुंबई इकलौती थोड़े है, और ना ही स्पेसिफिक एक वही सिटी नहीं है, तो द लगाना गलत हो गया। दूसरी चीज, द जब आप लगाएंगे और आगे की इन सब चीजों में लिखेंगे और किसी एक को बाकी भारत की बाकी सिटीज से बिल्कुल जुदा कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा ना। यानी कि अभी कॉस्टली क्या है, ये तो कंपैरेटिव में हो गया, कॉस्टली और कॉस्टलीस्ट, राइट, जैसे चीप चीपर चीपेस्ट। तो अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है नहीं, तो उस हिसाब से द तो लग ही नहीं सकता, यानी दो बातों से। तो यानी इन दो बातों में सबसे बेहतरीन जो आपके समझने वाला है, पहला वो ये है कि मुंबई इकलौती ऐसा शहर नहीं है जो बहुत महंगा है, इसलिए हम उसको स्पेसिफिक करके नहीं बता रहे, हम उसे नॉन स्पेसिफिक करके रख रहे थे। यानी अगर सेंटेंस में लिखा होता मुंबई इज द कॉस्टली सिटी, तो बू गलत है। द कैसे लगाए आप, ये वाला सिटी भी कॉस्टली है, वो वाला सिटी भी कॉस्टली है, सो द नहीं लगा सकते अपन। तो उधर अ लगाने का है, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं हूं मैं। मान लो मैं आई फ्रॉम चेन्नई और मैं कह रही हूँ नहीं यार ऐसा नहीं है, कर्नाटका ना बहुत कॉस्टली है, इधर बेंगलुरु बहुत कॉस्टली है, बैंगलोर तो बहुत ही कॉस्टली है। तो अभी क्या है, मेरे हिसाब से वो कॉस्टली है। अब जो बंदा मुंबई में रह रहा है, अरे जाओ यार रोमा, मुंबई देखो कितना कॉस्टली है। तो अभी क्या हो रहा है, अपन लोग क्या है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। अपने को दूसरे को मेरे बारे में मालूम नहीं है, तो हम अपने अपने जोन में रह करके उसको कॉस्टली बता रहे हैं। ये वो नॉन स्पेसिफिक जोन है, आया समझ में। तो आर्टिकल के बारे में ये फंडा तो दिमाग में घुसा के रखो कि द लगा है मतलब कि वो सेंटेंस अपने आप में पूरी जानकारी देने वाला हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका एरर वहीं पे है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जहां हम आपको बता रहे थे आर्टिकल के बारे में। दूसरी चीज जो आर्टिकल में होती है वो ये आप समझ लो, एक एक कॉमन चीज क्या थी, कॉमन चीज क्या थी, दोनों एक के बारे में बताते हैं, लेकिन हाँ द वन प्लस के बारे में भी बताता है। दूसरी चीज क्या होती है जो मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुकी हूँ। अब ये आता है इनको लगाएं कैसे और समझें कैसे। द का तो सिंपल फंडा है, कोई भी चीज जो पूरी कायनात में इकलौती हो, हिमालय हो गया, कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशन हो गए, पहाड़, लाइक एज आई टोल्ड यू, तो ये सैटेलाइट्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो ब्रह्मा मतलब पूरे यूनिवर्स में एक ही है, उनके आगे द लगेगा। क्यों, क्योंकि बाप वही है, डेफिनेट है यार, उसका क्लोनिंग नहीं है, तो हर उस जगह पर द लगेगा ही लगेगा, बिना सोचे समझे। दूसरी चीज, जब भी आप किसी कॉमन चीज को
नॉन स्पेसिफिक चीज को स्पेसिफिक करना चाहें तो द लगाएंगे। जैसे जैसे ओके, इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था। मान लीजिए कोई मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है कि क्या आपने किसी को यहां से जाते देखा? हाँ, आई सॉ अ मैन। हाँ, मैंने एक आदमी को देखा। अब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इकलौता भी है, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो उसने बोला कहाँ गया वो? द मैन वेंट दिस साइड। अब मैं द क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली उसी शख्स की बात, तो मैंने लगा दिया। अब बात समझ में आई? स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। अब देखते हैं, यानी द ऐसी जगह पे भी लग रहा है जब आप कॉमन चीज को स्पेसिफिक बनाना चाहें। द उन सभी चीजों के आगे लग रहा है जो ब्रह्मांड में एक है, यानी अब एक ही है तो डुप्लीकेसी हो नहीं सकती, तो अपने आप में डेफिनेट है, करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? अब इसके बाद थोड़ा सा, अब ये तो हो गई इनकी फ्लैशिंग। इसके अलावा द में और पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको सब क्लियर करूंगी जब हम पिक करेंगे टॉपिक आर्टिकल इंडिविजुअल। यानी जब हम आर्टिकल्स की बात करना शुरू करेंगे तब मैं आपको आर्टिकल के अंतर्गत द के कहां कहां पे आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कहां पे गड़बड़ी आ रही है, वो सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगी। तब तक के लिए थोड़ा सा थामा, एंड डेफिनेटली आई विल बी देयर। मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है। तो मैं ये अंग्रेजी का भूत वो आपके जहन से डर के तौर पे निकाल दूंगी, बाकी वो नाचेगा तो है, उसको तो नाचना ही है। क्योंकि जैसा आपका अंग्रेजी का लेवल बढ़ी, वैसा आपका स्टेटस, वैसे आपका क्लास, वैसे आपकी जॉब, और वैसे ही आपका लिविंग स्टैंडर्ड। सो दैट रियली मैटर्स। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी भाषाओं में वो बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज होने की वजह से हिंदी के बाद अंग्रेजी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज होने की वजह से इसका वट बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर्सनल जोन से थोड़ा उठ करके प्रोफेशनल लेवल पे छा चुकी है, राइट? अभी ना तो कॉन्सेप्ट ये हमने देख लिया अ और द के बारे में, अ एंड द के बारे में। अब मैं तुमको ओके फाइन 10 सेकेंड का टाइम, इसको देखो, जितनों के पास वो है रजिस्टर है उसको किधर मेंशन करो आर्टिकल, और ऐसे लिखना स्टार्ट करना, और ये डेटर्मिनस के अंडर ही लिखना, किधर और नहीं। नेक्स्ट अब मैं कर रही हूं अ और एन के बारे में, तो मैं इसको कर रही हूं बड़ी वाई। अब मैं आ रही हूं अ और एन, इनका क्या फंडा है? ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिख देती हूँ। एक तरफ मैं लिख रही हूं अ, एक तरफ लिख रही हूं एन, क्योंकि आर्टिकल्स में 3 लोग हैं, राइट? अब 3 लोगों में 2 ग्रुप डिवाइड हो गया, डेफिनेट और इनडेफिनेट का। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप को पढ़ ले रहे हैं। द के बारे में कुछ जानकारियां मैंने आपको दी, उससे रिलेटेड बथेरी जानकारियां और हैं जो मैं आपको आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाऊंगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। सो अभी के लिए द के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन बहुत है कि किसी भी कॉमन को स्पेसिफिक करने के लिए हो जाता है, राइट? या फिर वो चीज जो इकलौती ही मौजूद है उसके बारे में बताने के लिए द का इस्तेमाल होता है। अब अ और एन में आते हैं, ये मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि इससे रिलेटेड एक छोटू सा कंफ्यूजन है जो आपके जहन में है। चेक करते हैं। अभी हमारे पास हमको ये बताया जाता है, हमको ये सिखाया जाता है कि अ जो है ये कॉन्सोनेंट्स के पहले लगते हैं, यानी व्यंजनों के पहले। स्वर व्यंजन होता है ना, जब हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं उसमें स्वर व्यंजन होता है। वैसे अंग्रेजी में स्वरों को कहते हैं वाल्स, यानी कि एन को कहते हैं कि ये वाल्स के पहले लगते हैं। ये वॉवल नहीं होता है डियर, ये वाल्स कहलाते हैं। यानी आप ऐसे समझो, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा आता है, वाल्स। वॉवल वॉवल जैसा कुछ नहीं होता, राइट? वाल्स कहलाते हैं ये। अंग्रेजी में वाल्स कितने होते हैं हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू, ये अपने वाल्स हैं, ठीक? तो टेक्निकली जो वाल्स नहीं है वो क्या होंगे? वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, राइट? अब जैसे मैं यहां पे अगर मैं ऐसे लिख रही हूं, लेट्स सी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। सारा दिखाई दे रहा है? ठीक है। इनमें से हमने वाल्स को पिक कर लिया। ये उनके लिए ABCD का खाता मैंने इसलिए खोला है, आप जितने लोग भी छोटे छोटे से लोग जो वहां बैठे हुए हो ना, जो पढ़ना शुरू कर रहे हो, चीजों को समझना शुरू कर रहे हो,
आपके लिए इतना पेन ले लिया। अब देखते हैं वाल्स कितने हैं, 5 है। 5 वाल्स है हमारे पास। कौन कौन सा है? ए, ई, आई, ओ गायब है क्या, ओ, यू। ये हो गया। तो अब मैं क्या कर रही हूं, ठीक। अब जितने भी बचे हुए हैं ना, इनको अंग्रेजी कहता है कॉन्सोनेंट। तो ये सारा का सारा कॉन्सोनेंट है। अंग्रेजी अल्फाबेट इन्हीं 2 भागों में डिवाइडेड है। तो ज्यादातर किताबें, ज्यादातर क्लास के सेशंस, ज्यादातर लोग वो यही कहते हैं कि कॉन्सोनेंट दिखे, अगर कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है तो अ लगेगा, और वाल्स दिखाई दे रहे हैं किसी सब किसी वर्ड की शुरुआत में तो एन लगेगा, राइट। अभी इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं एक काम करता हूं, ये मैं हटा रही हूं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी सारे वाल्स हैं। आप वीडियो थोड़ा सा बैक करोगे तो जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी। अब इसमें यानी ये कह रहा है कि अगर मैं शुरू कर रही हूं, अगर मैंने यहां लिखा कैरियज, यानी गाड़ी जो लेके जाती है चीजें, कैरियज, तो मैं लगा लूं अ, क्योंकि ये शुरू हो रहा है सी से। अब मैं यहां कह रही हूं ठीक है, अम्ब्रेला, तो मैं यहां पे लगा लूं एन, क्योंकि यू से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये जो बात है ये गलत नहीं है, ये आधा सच है। इसका पूरा सच जो है वो ये है डियर, कॉन्सोनेंट और वाल्स, वाल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर। तो स्वरों को आप देख नहीं सकते, स्वर सुने जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनो। इसीलिए कहते हैं वी आर ब्लेस्ड कि हम हिंदी के थ्रू अंग्रेजी को समझ सकते हैं। स्वरों का मतलब होता है, अगर मैं आपको जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ समय के बाद जब मेरी और आपकी ये जो बॉन्डिंग है जब ये और स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि डेफिनेटली होगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, उस वक्त क्या होगा ना, हो सकता है भीड़ में भी आप मेरी आवाज पहचान लें, हो सकता है मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ मगर आपको समझ आ जाए, ओके फाइन, दैट इज रोमा मैम, दैट डिटर्मिनर, राइट, दैट इज रोमा मैम। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी आवाज को सुना, और तुम आवाज को सुन करके उस आवाज को नाम दे रहे हो, वो शख्स कौन, रोमा मैम। बिल्कुल वही काम करना है एन के साथ, द सेम वर्क जो आपको एन के साथ करना है। इनका देखे जाने से कोई मतलब नहीं, नो, हियर देम। अगर ये आवाज ऐसी आ रही है किसी वर्ड को पढ़ने में, अगर पहली आवाज ही ए मतलब अ या ए, ठीक, ई मतलब ई, या इसमें भी ए होता है जैसे एग वगैरह, आई मतलब फिर से ई या अ, राइट, ये हो गया ओ, या फिर अ भी होता है जैसे अनियन वगैरह, ये है, ये क्या होता है, यू, लेकिन इसका साउंड यू नहीं, ऐसे आता है ऊ, अगर ये आता है। तो अगर तुम गौर से देखोगे तो जो हमारे हिंदी वाले स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, यही वाला जो स्वर है वही अंग्रेजी में वाल्स है, राइट। सो जब आपको स्वर सुनाई दे किसी शब्द पे, शब्द की शुरुआत आ, ई, ओ से हो, ऐसे स्वरों से हो, तो ही लगाएं एन। और ये भी देख लें कि उसका अर्थ जो है वो एक ही बता रहा और नॉन स्पेसिफिक, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक नोट लिख के दूं, सो नोट में आपको जो समझना है वो देखो। पहली बात, ये जो अ एंड एन फॉलो द साउंड
not the alphabet. पहली चीज, साउंड का पीछा करो, शब्द का नहीं, अल्फाबेट का नहीं, साउंड का पीछा, ये पहली बात। दूसरी बात, देयर मीनिंग मस्ट बी जनरल और वन। यानी ये भी देख लीजिएगा, ऐसा तो नहीं किसी डेफिनेट चीज के बारे में बात, क्योंकि अगर डेफिनेट हो गया मतलब पक्के तौर पर किसी चीज के बारे में बात कर रहा, तो चाहे वो वाल लिखा हो या कॉन्सोनेंट लिखा हो, वो द लूट ले जाएगा। तो आपको ये स्वरों को सुनने के साथ साथ यहू बुद्धि लगानी है कि वो डेफिनेट तो नहीं बता रहा, बता तो इनडेफिनेट रहा है ना। इस बारे में भी जहन में बिठा के रखिए। यानी पहली चीज ये ध्यान रखें कि अ और एन लगाने से पहले आंखों का नहीं, कानों का इस्तेमाल, और उसके बाद बुद्धि का इस्तेमाल। सो जब आप सुन ले उस शब्द को, जब आपको समझ में आ जाए कि अच्छा भैया लिखा कुछ और है और पढ़ने में कुछ और आ रहा है, तो अब आपको डिसाइड करना है अ लगेगा या एन। लेकिन किंतु परंतु अगर उस सेंटेंस में जो मतलब निकल के आ रहा है वो किसी डेफिनेट चीज के बारे में बयां कर रहा है, तो हे प्रभु आ और एन से हाथ जोड़ लीजिए कि अब ये डेफिनेट हो गया, अब द भैया ले जाएंगे, फिर चाहे कॉन्सोनेंट हो या फिर वावल्स हो। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल्स इसी से रिलेटेड चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। चल शुरू करते हैं। वाइप ऑफ कर दूं, एक बार देख ले। ये सारा चीज कॉपी में होएगा ना, तो दोबारा बुक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उठाने की जरूरत पड़ेगी। कर रहा हूं, ठीक है? चलो डन इट इज। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। एग्जाम्पल, राइट? अब अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल, चलो हम पहला वर्ड यही ले लेते हैं, एग्जाम्पल। अब इसको क्या लगाएं, अ लगाएं, एन लगाएं, द लगाएं? जब हमने यहीं पे इसको रोक दिया तो ये डेफिनेट तो हुआ नहीं, ये क्या डेफिनेट होगा? तो अब इसमें हमारे पास या तो चॉइस है अ की या एन की। जैसे मान लो हमारे पास द की भी थी, तो द कह रहा है हम यहां नहीं जाएंगे, कोई डेफिनेट है ही नहीं, हम बात चल रही। तो ये दोनों कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, हम लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों भाइयों में से कौन जाना चाहते हैं। तो ये कहता है भैया ऐसा देखो भाई, कौन जाएगा ये तो स्वर बताएगा। तो ये कह रहा है, मैं कह रही हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यानी ई से शुरू हो रही। तो एन ने कहा भैया तुम रहने दो, ये मेरा ही है। एन एग्जाम्पल यानी ये नॉन स्पेसिफिक भी है और इसका मतलब है एक, राइट? अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो जरा, लेट्स चेक इट आउट। अब मैं यहां लिख रही हूं डैश एमएलए डैश ऑनर्ड, इट्स ऑनर। फिर यूनिक, फोर्थ बोर्ड, अर्थ। चलो अब हम पता करते हैं किसके आगे कौन लगने वाला है, ठीक? और हमारे पास चॉइस क्या है? हमारे पास चॉइस है अ, एन और द का, ठीक? चलो बंधु, पहला है एमएलए, अ, ठीक? ऑनर, अ, ठीक? यूनिक, अ, यूनिक। बोर्ड, अ, बोर्ड। अर्थ, एन, ठीक? अभी आप में से ज्यादातर लोग, मतलब बुम,
ज्यादातर लोग यही करने वाले हैं, बहुत सोचने समझने के बाद भी। और कहीं अगर मैंने आपसे कह दिया चलिए थोड़ा समय और लीजिए, तो आप और लीप देंगे, यही करने वाले हैं। तो अपने को करना क्या है, नाउ लेट्स सी। मैं ये कह रही हूं, अभी चूंकि आप में से कईयों के लिए नया फंडा होगा, तो प्रैक्टिस विल मेक यू एंड एवरीवन गो परफेक्ट। सो गो फॉर द प्रैक्टिस वाला जोन। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ये कर रहा हूं, MLA, MLA, ये माला ए नहीं है, माला ए नहीं है, मा नहीं है, एम है, ए। और ये किस में था, वाल्स में। यानी दिखावे पर मत जाएं, अपने कान लगाएं अकल के साथ। तो ये हो गया एन MLA। लेकिन अगर जैसे मान लो अब एन MLA मतलब कोई एक MLA जिसकी बात हो रही है, MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो किसी एक की किसी की बात हो रही है, नॉन स्पेसिफिक और एक है गिनती में। लेकिन अगर मैं किसी एक के बारे में बात करने लगा, कोई एक विधायक, कोई एक बंदा, तो वो क्या हो जाएगा, द। गुड। अब हम आते हैं ऑनर। अब इसको देखो, इसको हम कह रहे हैं ऑनर। इसको हम हॉनर नहीं कह रहे, हॉनर। अगर हम हॉनर कहते तो ह आ जाता, ह मतलब एच मतलब कॉन्सोनेंट। लेकिन हम यहां कह रहे हैं औ से औरत, ऑनर। यानी ह है साइलेंट, तो अ से शुरू हो रहा तो क्या हो जाएगा ये, एन। और ये एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये स्पेसिफिक, जैसे मान लो इट्स एन ऑनर, ये तो एक खुशकिस्मती की बात है कि मतलब आपने ऐसा सोचा। लेकिन अगर मैं किसी अवार्ड की बात कर रही हूँ, या फिर हम कह रही हूँ द ऑनरेबल प्रिंसिपल, तो वहां पे मैं एन नहीं लगा रही, क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक शख्स के साथ ये एडजेक्टिव जोड़ रही हूँ। तो जब नॉन स्पेसिफिक और सिंगल बताएगा तो अ और एन वाली बुद्धि लगेगी। लेकिन जैसे ही वो डेफिनेट बताने लगेगा, द के अलावा कोई वो जगह ले ही नहीं सकता। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं यूनिक। पहले तो ये समझते हैं ये क्या कह रहा है, यूनिक, राइट, यूनिक। अब जरा अगर देखोगे ना, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, यू हम ऐसे ही तो लिखते हैं। तो हमारे पास वाई आ रहा है, य मतलब वाई, और वाई क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो उस हिसाब से यू यहां दिखाई जरूर दे रहा है, मगर सुनाई देने में य पहले आ रहा है, ऊ पहले नहीं आ रहा, और यह हमारे स्वरों में नहीं आता, तो हमने लगाया अ। अब इससे रिलेटेड एक और जरूरी चीज, कभी भी यूनिक के पहले द ना लगाएं, इसका डेफिनेट वर्जन नहीं होता। पूछो काहे, एडजेक्टिव नहीं पढ़े ना, कह रहे हैं बार बार जाके वीडियोस चेक कर लो। यूनिक क्या होता है, वो अपने आप में अलग है, एक अलग इंसान, एक अलग चीज, एक अलग आइडेंटिटी उसकी पहले ही है, तो उसको और किसी शख्स की जरूरत नहीं है खुद को स्पेशल बताने के लिए। तो यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं है, राइट। जैसे मान लो जब जब अपने पापा कहते हैं बेटा बाप से होशियारी नहीं, तो ठीक, वो पिताजी हैं तो हम लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन जब दादू आ जाते हैं ना, क्या बेटा क्या हुआ, अब अपने ही बाप को ये बताने की जरूरत नहीं कि वो बाप है, क्योंकि बाप है वहां पे। सो यही होता है अंग्रेजी में, ये ऑलरेडी अपने आप में वट रखता है, तो इसको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती ये बताने के लिए कि भाई हम ही हमें बाकी। यस, ये यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। अब हम आते हैं बोर्ड। लिखा भी है ब और पढ़ने में भी पहले ब ही आ रहा, एंड बी कम्स इन कॉन्सोनेंट, तो हमने लिख दिया अ बोर्ड, ठीक। अब आ रहा है अर्थ। अब यहां पे लिखा हुआ है ई, और ये शुरू भी हो रहा है अ से, अर्थ। तो अ किस में आता है, वाल में आता है, तो उस हिसाब से क्या लगेगा, एन। करेक्ट है, नहीं है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी एक ही है, वो ब्रह्मांड वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उस हिसाब से क्या होने वाला है, दी अर्थ, नॉट द अर्थ।
दी अर्थ। अब फिर से एक सवाल आ रहा होगा कि मैम दी और द में क्या अंतर है? वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको आर्टिकल चैप्टर में ही बताऊं, लेकिन सोच रहे हैं बता देते। जब भी कोई वर्ड, जैसे मान लीजिए, पहले आप ये देख लो, और मैं ये चाहती हूं कि आप इन एग्जाम्पल्स को अपने पास रखो, ठीक है, क्योंकि जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, खासा कम आएंगे ये। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो मैं आपको द और दी का बराबर, द और ये भी द, एक को कह रहे हैं द और दूसरे को कह रहे हैं दी, दादी, दादी तो चलो, द और दी। अब इनको कहां पे इसको, इसी स्पेलिंग को कहां द कहते हैं और इसी स्पेलिंग को कहां दी कहते हैं? देखो जरा, अब मैं कह रही हूं हियर एंड ओके, सी पेट कैट। अब ये किसी ऐसी कैट की हम बात कर रहे हैं जो पेट है और जिसके बारे में जो डेफिनेट है। यहाँ पे मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हुई, हम ऐसी बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरी पेट है। सो द पेट कैट, ठीक। और यहाँ पे एंटरटेनिंग बुक, हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जो मुझे एंटरटेनिंग लगी, सो द एंटरटेनिंग बुक। अब इन दोनों में जरा देखो, इस द के बाद कॉन्सोनेंट है और इसके बाद वाल है, ठीक। तो अगर कॉन्सोनेंट वाले शब्द के पहले ये स्पेलिंग आ रही है तो ये कहलाती है द, लेकिन अगर वाल्स के पहले ये स्पेलिंग आ रही है तो ये कहलाती है दी। इसका आपके ग्रामर से नहीं, बोलचाल से लेना देना, लेकिन अब जहां तक हमको लगता है जितना हम लोग एकदम बर्बाद कर दिए हैं, इसको बोलने में अच्छा खासा तकलीफ वैसे भी होता है। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपको कहीं ये आर्टिकल को समझने में दिक्कत कर रही तो दूर रखिए, बस इसको बैक ऑफ द माइंड रखिए कि अच्छा इसका अंतर ये होता है। मान लो कभी कोई पूछ ले तो मेरी नाक मत कटा दियो। ओके, अब ये हो गया हमारा काम खत्म। इसके पहले जब मैं आए तो मैंने बोला आपको आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, तो हमने आर्टिकल के बारे में बता दिया कुछ जितना जरूरी और इंपॉर्टेंट था आपको डिटरमिनर्स चैप्टर्स को समझने के लिए, ताकि आप मतलब एकदम फ्लो विद द विंड नहीं हो जाए कि अरे भैया हम लोग डिटरमिनर्स पढ़ रहे थे कहाँ पहुंच गए, ये वाला चक्कर। अब हम आते हैं पोजेसिव की तरफ। पोजेसिव मतलब अपना चपना करने वाले। चलो ब्लैंक। ओके, जब हम बात कर रहे हैं पोजेसिव की, अब इसमें नाउन भी होता है और प्रोनाउन पोजेसिव भी होता है। नाउन और प्रोनाउन पोजेसिव, जैसे डैड्स फाइल, तो अभी डैड क्या है, मेल, तो मैं यहां पे लिख रही हूं हिज फाइल, राइट। इन्हीं को कहते हैं, नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा के जो बनता है वो कहलाता है पोजेसिव, लेकिन प्रोनाउन में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। जैसे अगर मैं बोल दूं दैट इज योर्स फाइल, तो अभी अगर मैं ऐसे लिख रही हूं तो ये गलत हो जाएगा, और कभी कभी एग्जाम में आपके जब डिटेक्ट एरर आता है तो इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसको ध्यान रखिए कि नाउन में अपोस्ट्रोफी लगा के पोजेसिव बनाते हैं, लेकिन प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, नॉट एट ऑल। तो इसका क्या बनने वाला है, योर्स फाइल, द फाइल इज योर्स, राइट। अब यहां पे एस, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स थैंकफुली, एस। क्लियर। तो सबसे जरूरी बात क्या है, पोजेसिव कहां से निकल के आ रहा है, नाउन और प्रोनाउन में से। नाउन में भी पोजेसिव होता है, प्रोनाउन में भी पोजेसिव होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, नाउन अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन बताता है और प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ पोजेसिव केस, राइट।
इसके अलावा पोजेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो होता है प्रोनाउन वाला। प्रोनाउन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है? देखो मैं तेरे को क्लियर करती हूँ। अभी प्रोनाउन, नाउन का तो बस इतना ही था, अपॉस्ट्रोफी एस वाला। प्रोनाउन में जो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूजन कर जाते हैं प्रोनाउन पोजेसिव में, वो होता है ये। प्रोनाउन पोजेसिव में दो केसेस, जैसे मैं एक तरफ कह रही हूँ माय, तो उसी माय का आता है माइन। फिर मैं कह रही हूँ योर, तो दूसरे का आता है योर्स। फिर मैं कह रही हूँ हिज, तो हिज एक जैसा ही यानी रिमेन करता है। हर, तो यहां हो जाता है हर्स। ये हम कह रहे हैं आवर, तो इधर हो जाता है आवर्स। देखना कहीं पे भी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा रही हूं। उसके बाद मैं कह रही हूं देयर, तो ये हो जाता है देयर्स, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी। अब कॉन्सेप्ट यहां पे क्या निकल के आ रहा है, जो गड़बड़ हो रही है वो ये हो रही है, ये वाला जो है ये सब्जेक्टिव पोजेसिव है। सब्जेक्टिव पोजेसिव मतलब, जैसे मान लीजिए पोजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार बताना, राइट? मान लीजिए कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट के पहले लिखना है तो ये लिखे जाएंगे, राइट? एग्जाम्पल, माय कॉपी। ठीक, अभी किस पे अधिकार बता रहे हैं? कॉपी पे। तो उसके पहले हमने क्या लगाया? माय लगाया, माइन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ लिख रहे हो आप, तो ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव पोजेसिव, यानी द कॉपी इज माय, नहीं माइन। तो आपको पोजेसिव केस में ये ध्यान रखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है पोजेसिव केस में, दो बातें। पहला तो ये आता है चैप्टर नाउन और चैप्टर प्रोनाउंस। नाउन में पोजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बताते हैं, और प्रोनाउन में एट एनी केस अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। ये हो गया नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस। पोजेसिव क्या होता है? जब आप किसी चीज पर अपना या किसी का अधिकार बताते हैं तो उसको अंग्रेजी कहता है पोजेसिव, राइट? अब उस नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस वहीं तक सीमित था। प्रोनाउन में थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि प्रोनाउन में पोजेसिव केसेस दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव पोजेसिव केस इन प्रोनाउन। दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है सेंटेंस के, उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट से पहले आए तो वो सब्जेक्टिव केसेस, ये हो गया। लेकिन अगर जिस ऑब्जेक्ट की तुम बात कर रहे हो वो उसके बाद आए, तो हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। और डिफरेंस मैंने भी आपको बताया। अब इसका हिंदी वर्जन में क्या आता है? जस्ट हैव अ लुक, आई एम गिविंग यू जस्ट 10 सेकंड्स, हैव अ लुक ऑफ दिस। क्योंकि अभी मैं इसको एक दो एग्जांपल्स और क्लियर करती हूँ ताकि कंफ्यूजन निकल जाए, क्योंकि हो सकता है आप इसे कई लोग सोचेंगे मैम बात तो एक ही है। ऐसा है नहीं, हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन अलग हो जाता है और अंग्रेजी में तो वर्ड्स की प्लेसमेंट भी, और उन्हीं प्लेसमेंट में डिटर्मिनेंट निकल के आ जाता है एरर, और आप समझने में हो जाते हैं थोड़े से कंफ्यूज, थोड़े से फ्लमक्स्ड, थोड़े से परप्लेक्स्ड। ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही है, कंफ्यूज्ड, फ्लमक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है एक ही, यानी कंफ्यूजन। चलो अब हम इसको वाइप ऑफ करते हैं। अब मैं यहां लिख रही हूं ये रूम मेरा है। पहला सेंटेंस, ये रूम मेरा है। सेकंड सेंटेंस में कह रही हूं ये मेरा रूम है। ठीक, अब जरा दोनों सेंटेंस पढ़ो। कहने को, समझने को तो ये होगा कि मैम बात तो एक ही हो रही है, उसी एक रूम की तो बात कर रहा है वो शख्स कि उसका कमरा है। लेकिन जरा देखो हिंदी में भी शब्दों ने फेरबदल की है इधर से उधर। अब जरा चेक करो, ये रूम मेरा है, पहले क्या आ रहा है? रूम, यानी वो चीज, वो थिंग,
जिस पर अधिकार बताना है, और फिर मेरा यानी मैं आ रहा हूं, यानी उस चीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं। दूसरे सेंटेंस में मैं पहले आ रहा हूं, चीज बाद में आ रही है। यानी कि अगर थिंग इंपॉर्टेंट है, थिंग इज इंपॉर्टेंट, यानी जिसके बारे में तुम अधिकार बता रहे हो, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो पहले वही लिखता है अंग्रेजी में। एग्जाम्पल देखो वो क्या लिखेगा, द रूम पहले आ गया, तो अब इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा ना, तो द रूम इज माइन। यहां पे माय नहीं हो सकता क्योंकि वो आधिकारिक चीज के बाद आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, मेरा पहले आ रहा है, यानी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये मेरा रूम है, दिस इज माय रूम। अब यहां पे चीज के पहले मैं आ रही हूं, सो नाउ ये माय होगा, ये किसी भी केस में माइन नहीं हो सकता। यानी अगर चीज जरूरी है और मैं बाद में आया तो ऑब्जेक्टिव पोजेसिव, लेकिन अगर मैं जरूरी हूं तो मैं सब, क्योंकि सब्जेक्ट अगर जरूरी है तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही पोजेसिव कर लोगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा जरूरी था तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लोगे आप चीजों का। दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनर्स फॉर नाउ। डिटर्मिनर्स चैप्टर को मैंने आपको दो भागों में पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लियर किया हुआ है। इसके मायने क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल कहां होता है, गड़बड़ी कहां से निकल के आती है और तुम कहां कर रहे हो। अब बस तुम्हें क्या करना है, इन कुछ एग्जाम्पल्स को चेकआउट करना, तुम्हें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जस्ट गो थ्रू इट वंस, और एक बार देख लेना जो मैंने आर्टिकल से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं और पॉजेसिव केसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई हैं, जस्ट गो थ्रू इट। इसके बाद जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट दैट आप मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को बिना किसी दिक्कत के आसानी से सॉल्व कर लोगे, जो कि मेरा मकसद है। इसीलिए मैं कहती हूँ दैट टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल। आज के लिए, अभी के लिए ये डिटर्मिनर्स पार्ट 2 इज इनफ। नेक्स्ट मैं आपके लिए आ रही हूं चैप्टर प्रेपोजिशंस के साथ। कंफ्यूजन क्रिएट होती है, राइट? फिर से मैं वही काम करूंगी जो मैं हमेशा कहती हूं आपसे, हर शब्द के मायने जब आपको पता चल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सामना किससे हो रहा है। तो ये मैं कराने वाली हूं नेक्स्ट चैप्टर, मेरे नेक्स्ट वीडियो जो कि प्रेपोजिशन पे होगा। टिल देन दिस इज योर होस्ट, योर दोस्त रोमा मैम साइनिंग ऑफ। ख्याल रखिए अपना, कीप इन टच, कीप having that comment box, उसे यूज करिए। टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।